आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी रचनाकार और अभिनेत्री विभा रानी। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। सुनिए इस बातचीत की पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसी कलाकार आई हैं जो नाट्यकर्मी हैं, लेखिका हैं, हिंदी और मैथिली की व्यंग्य लेखिका हैं, कवित्री हैं, जो लाडली मीडिया सम्मान और नेमीचंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित हैं। वो हैं विभा रानी। इनके अनेक नाटकों, कथाओं, कविताओं का गुजराती, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, अंग्रेजी और भी अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपने कैंसर नाम की बड़ी बीमारी से जीत पाई है और बहुत सारे विषयों में ये सक्रिय हैं। विभा रानी एक साथ बहुत सारे किरदार निभाती हैं। जिस तरह से नाटकों के किरदार निभाती हैं, उसी तरह जीवन के अनेक किरदार निभाती रहती हैं। विभा रानी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार विविध भारती का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। कैसा लग रहा है आज विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको? विविध भारती के स्टूडियो में जब भी मैं आती हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं दो तरहों से। एक तो ऐसा था कि जब मैं खुद रेडियो में काम करती थी, उस समय मैं पढ़ाई भी करती थी और आकाशवाणी दरभंगा में मैं कैजुअल अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम करती थी। और दूसरा विविध भारती, जैसा कि इसमें नाम है इसका कि देश की सुरीली धड़कन, तो ये हम सब की धड़कन बनी हुई थी। बचपन से हम इसके छाया गीत और अलग अलग प्रोग्राम्स सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विविध भारती हमारी रग रग में समाया हुआ है। जी, तो वो दिन कैसे थे जब आप आकाशवाणी में अनाउंसर भी थी? तो अनाउंसर के रूप में काम करना और फिर वो काम छोड़ देना, वो क्या कहानी है? मैं गई थी एमए करने के लिए दरभंगा, वहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है वहाँ से। तो वहाँ पर आकाशवाणी था, आकाशवाणी दरभंगा, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी रेडियो में काम करूं, क्योंकि मैं रेडियो के अनाउंसमेंट सुनती थी, रेडियो के कार्यक्रम, क्योंकि तब रेडियो ही हुआ करता था हम लोगों के एंटरटेनमेंट का माध्यम। तो दरभंगा में पहुंच करके मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पर आई हूं तो क्यों न मैं रेडियो में ट्राई करूं। और वहाँ फिर ऑडिशन की जो प्रोसेस होती है, तो वो ऑडिशन वगैरह दिया हमने, हमारा सिलेक्शन हुआ। और एक बड़ी अच्छी बात हुई कि मेरी आवाज या मेरा परफॉर्मेंस वहाँ लोगों को बहुत पसंद आता था। मैं हमेशा मास पेक के लिए काम करती हूँ, तो मैं जब अपने हॉस्टल से आकाशवाणी की तरफ जाती थी तो मैं देखती थी कि अगल बगल में जितने चाय वाले की दुकान है, पान वाले की दुकान है, समोसे वाले की दुकान है, वे सब अपना रेडियो ट्यून करने लगते थे। उन सबको पता चल जाता था कि आज ये जा रही हैं अनाउंसमेंट करने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता था। और वहाँ बहुत सारे आपके पत्र वो भी किए, हिंदी और मैथिली के नाटक किए। हमारे समय में पंडित रामचंद्र मल्लिक जो ध्रुपद गायन थे बहुत बड़े, वो आए थे, उनकी रिकॉर्डिंग में हम वहाँ पर हिस्सेदार रहे। तो बहुत अच्छी यादें हैं वहाँ की। विभा जी, हमें बताइए कि बिहार का जो परिवेश था उस समय काफी पिछड़ा हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लोगों के विचार ऐसे थे कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी और घर के अंदर चार दीवारी में कैद रहेंगी। तो उस परिवेश से आपको बाहर निकलना और फिर इंडियन ऑयल जैसी संस्था से जुड़ना, वो कैसे मुमकिन हुआ आपके लिए? क्या संघर्ष था? संघर्ष तो सबसे पहले ये था कि वो सारा संघर्ष मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, वो अपने जमाने की 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी। और उस समय, आज जिसे हम प्लेसमेंट की बात कहते हैं, वो उस समय जिस समय वो पढ़ाई कर रही थी, उसी समय उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीधा हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए ऑफर आ गया था। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उसे ज्वाइन किया था। लेकिन माँ का ये संघर्ष उपलब्धि कह ले, लेकिन उनका संघर्ष कुछ और था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन तब तक सौभाग्य दुर्भाग्य जो कह लीजिए कि उनकी शादी हो गई थी। और जैसा कि शादी के बाद होता है कि लड़कियों के माँ बाप का लड़कियों पर अधिकार नहीं रह जाता है। और वहां पर फिर घर के लोगों ने, ये मेरे पिताजी ने और उनके घर के लोगों ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि वो जाकर के अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करें, वो मेडिकल में दाखिला ले सकें। तो फिर किसी तरीके से उन्हें मनाया गया कि इनकी पढ़ाई तो कम से कम रहने दी जाए, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी अपने समय में। तो खैर उनकी पढ़ाई किसी तरीके से जारी रखी गई। तो उनका वो संघर्ष था, मैं उस संघर्ष से को देखा था मैंने, तो इसलिए मैंने 2-3 चीजें की थी कि जो माने किया है, कुछ चीजें मैं करूंगी और कुछ चीजें नहीं करूंगी। जैसे
मैंने ये जिद छोड़ दी कि मैं अब जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, तो मैं मेडिकल में नहीं जाऊंगी। तो मैंने भी बहुत सी चीजें छोड़ी, जैसे मैंने जेएनयू में जाना छोड़ दिया क्योंकि वहां के समाज का इतना प्रेशर था कि लड़की कैसे जाएगी दिल्ली जैसे शहर में, कैसे एडजस्ट करेगी, तो मैं वहां नहीं जा सकी। लेकिन फिर मैंने दूसरी जिद पकड़ी कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, और फिर वहीं दरभंगा से मैंने अपनी पढ़ाई जारी की। और उसके बाद भी फिर नौकरी के लिए आया, तो मेरी माँ ने भी एक जगह इंटरव्यू जब देने गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे ज्यादा दूर भेजा जाएगा तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, ये है, घर परिवार है। तो मैंने उससे ये सीख ली कि माँ ने ये कहा था, अगर मैं इंटरव्यू देने गई तो वो कहेंगे कि टिम्बकटू भी भेजूंगा, जाओगी? तो मैं कहूंगी कि हाँ मैं जाऊंगी। और वह मैं एग्जैक्टली वही बोल करके आई थी, क्योंकि मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं राजभाषा विभाग के लिए इंटरव्यू देने गई थी इलाहाबाद, उस समय मेरी शादी हो गई थी। और ये जब हम से पूछा गया बार बार कि आपको अगर हम मद्रास भेजेंगे तो जाएंगी, मैंने कहा जाऊंगी। आपको अगर मद्रास के किसी इंटीरियर में पोस्ट किया जाए तो आप जाएंगी, मैंने कहा जाऊंगी। वहां आवागमन का कोई साधन नहीं रहेगा, आप कैसे करेंगे? मैंने कहा मैं मैनेज कर लूंगी। कहा वहां सिर्फ साइकिल चलाने रहेगी, तो मैंने कहा मैं चला लूंगी। तो आपको साइकिल चलाने आती है? मैंने कहा नहीं आती है। तो कैसे चलाऊंगी? तो मैंने कहा सीख लूंगी। तो माँ की वो बात मेरे दिमाग में हमेशा गूंज रही थी कि माँ ने जो एक जवाब दिया था कि ज्यादा दूर भेजा जाएगा तो नहीं जाऊंगी, मैं उस चीज को नहीं करूंगी और लाइफ को एक चुनौती के रूप में, जीवन को एक चुनौती के रूप में देखूंगी। तो इस तरीके से फिर वहां से 5-5.5 साल राजभाषा विभाग में काम करने के बाद फिर मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया और बॉम्बे आई। क्या बात है! तो बड़ी दिलचस्प बातें बता रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग प्रेरणा पाएंगे जो अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले जरा एक गाना सुन लें, आपकी पसंद का। कौन सा गाना सुनवाएं? और मैं साहिर की बहुत फैन हूँ, और जब मैं आकाशवाणी दरभंगा में थी तो लोग समझ जाते थे कि ये गई है, तो वहां 9:45 से 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 15 मिनट का होता था, तो समझ जाते थे कि ये एक गीत तो ये जरूर वहां जाकर बजाएगी, साहिर साहब का। और वो मैं वहां जरूर बजाती थी। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज। तुलसी है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों से दे, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। औरत ने जन्म दिया
रहा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है, अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जो एक दौर था, उस दौर में ये गाना बहुत ही प्रासंगिक था, लेकिन दौर बदलता है और विभा रानी जब दौर में शामिल होती हैं, दौर से दौड़ में शामिल होती हैं, तो अपने आप से हालात बदल देती हैं। और विभा रानी जी की बचपन की ख्वाहिश थी एयर होस्टेस बनने की। आप बताइए विभा जी कि एयर होस्टेस बनना चाहती थी, और हमने कहीं सुना है कि आप सितारा देवी की तरह नृत्यांगना भी बनना चाहती थी। तो क्या हुआ कि एयर होस्टेस क्यों नहीं बन पाई, या सितारा देवी की तरह नृत्यांगना नहीं बनी? मतलब इसके पीछे कोई संघर्ष था, कोई मनाही थी, किस तरह की चुनौती थी? देखिए, सारी चीजें जो होती हैं कि हम लोग जब स्मॉल टाउन गर्ल्स होती हैं, तो स्मॉल टाउन गर्ल्स की आज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सी लड़कियां बाहर, उनके पेरेंट्स अगर समझते हैं तो बाहर निकल पाती हैं, और नहीं तो नहीं निकल पाती हैं। हम लोगों के समय में ये बंदिशें बहुत ही ज्यादा थी। हालांकि मैं मेरी चाहती थी, लेकिन समाज और आसपास का इतना ज्यादा वहां पर इंटरफेरेंस होता था कि वहां मतलब आपकी अपनी लाइफ नहीं हो जाती थी कि आप सांस भी ले रहे हैं तो पूरे मोहल्ले को पता है कि आप सांस ले रहे हैं और आप छींक रहे हैं, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो वैसे में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो सबसे अलग हो, और सारी लड़कियों से अलग, सारी लड़कियों से अलग हो, सारे लड़कों से, सारे लोगों से। शहर में मैं कुछ नया करूं, मैं ऐसा करूं कि जो वो तो आप आज भी सोचती हैं। हाँ, आज भी कर रही हैं। पता नहीं, जो किसी ने ना किया हो। तो उस समय हमारे शहर में हमारा परिवार पढ़ा लिखा परिवार था, कुछ और परिवार पढ़े लिखे थे, उसके अलावा मोस्टली सब लोग बिजनेस में थे। तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं हवाई जहाज देखती थी। उस समय बहुत छोटे ऐसे करके हम लोग देखते थे, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा एयरलाइंस तो होते नहीं थे। तो मेरी इच्छा थी, माँ ने बताया था कि इसमें एयर होस्टेस होती हैं जो लोगों की देखरेख करती हैं, जो लोग वहां ट्रैवल करते हैं। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा आश्चर्य लगता था कि हवाई जहाज उड़ रहा है और उसमें सारे लोग कैसे बैठे हुए हैं, और एयर होस्टेस कैसे सर्विस कर सकती है, मतलब वो चल रही है, फिर रही है। ये बड़ा अजूबा सा लगता था। मैं उसको कल्पना कर करके और रोमांचित होती रहती थी। तो मैंने कहा कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी। एकदम छोटी थी तो सबने यही कहा कि अच्छा शक्ल देखी है। तो हमने कहा कि क्योंकि एयर होस्टेस बनने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक तो उसका खूबसूरत होना और दूसरा उसका इंग्लिश में पारंगत होना। तो हमने कहा कि इंग्लिश में पारंगत तो हो जाएंगे कि वो मेरे अंदर मतलब मेरे बस की बात है कि इंग्लिश में सीख लूंगी, लेकिन खूबसूरत मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो ना हेमा मालिनी बन सकती हूँ, ना मधुबाला बन सकती हूँ।
तो इस तरीके से वहाँ ये हो गया। फिर हमने कहा कि मुझे डांस का बहुत शौक था, मुझे गाने का बहुत शौक था। उस समय लोग, जब मैं गाना शुरू करती थी तो सारे लोग कहते थे LP रिकॉर्ड इसका शुरू हो गया, कि अगर मैं एक गायक का गाना गाती थी, मुझे मोहम्मद रफी बहुत पसंद थे, मुकेश बहुत पसंद थे, अगर मैं मोहम्मद रफी के गाने गाती थी तो मोहम्मद रफी के 12 गाने एक साथ में गा जाती थी। अगर किसी एक फिल्म के गाती थी तो उस फिल्म के सारे गीत गाती थी और सभी मुझे याद रहते थे उस समय। तो मैंने सोचा कि मैं सितारा देवी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा कि मैं तो कथक डांसर बनूंगी। तो वो भी हो गया कि अच्छा कथक डांसर, अच्छा डांसर बनेंगे। इधर तबले पे थाप बन पड़ेगी और उधर लोग हाथ में गजरे यूं लपेट करके आएंगे। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं गायिका बनूंगी, क्योंकि तब बेगम अख्तर को बहुत सुनते थे हम रेडियो पे। तो हमें लगा कि, और लता मंगेशकर और आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, गीता दत्त, ये सब तो थे ही जो रेडियो से और खास करके विविध भारती से हम सुनते रहते थे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं गायिका बनूंगी, मैं सीखती हूँ। तो वहां पे भी फिर वही बात हुई कि सारंगी बजेगी और लोग जो है तबले पे थाप देंगे, इधर तबले पे थाप पड़ेगी, उधर दरवाजे पे थाप पड़ेगी। तो ये सब होते हवाते, ये सब हमारे अपने संघर्ष थे। तो न मैं एयर होस्टेस बनी, न डांसर बनी, न सिंगर बनी। तो अब जो है वो मुकम्मल है और हम सबकी चहेती हैं और बहुत कुछ एक साथ कर रही हैं। तो एक साथ रफी साहब के 12 गाने गा लेती थी, एक साथ मुकेश के 12 गाने, तो एक कोई गाना भी गा के सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो ये कविताओं और कहानियों का शौक कब लगा, कैसे लगा? किसी की प्रेरणा से, किसी साहित्यकार को पढ़ा, या अपने आप ही यूं ही? हमारे घर में पढ़ने लिखने का बहुत माहौल था और हमारे घर में ढेर सारी किताबें थी, प्रेमचंद से लेकर के तमाम उस समय के जितने भी लेखक थे, और हिंदी में बंगाल के जितने भी लेखक थे, शरद चंद्र हो या टैगोर हो या बंकिम चंद्र हो, विमल मित्र हो, इन सभी की किताबें थी। तो घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। सारी पत्रिकाएं आती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, चंदा मामा, चंपक, नंदन। हमें पढ़ने का बड़ा शौक था और मैं तो पढ़ने में जिसको कहते हैं कि वोरेशियस रीडर थी, कि मैं घर के काम करते हुए भी, झाड़ू देते हुए भी मैं पढ़ती थी। हाथ में, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में किताब होती थी, और रोटी बेलते हुए भी मैं, रोटी सेकते हुए भी मैं किताब पढ़ती रहती थी। लेकिन ये दूसरी बात, कोर्स की किताबें नहीं होती थी, वो उपन्यास होते थे, लेकिन मैं वो पढ़ती रहती थी, कहानियां होती थी, लेकिन वो मैं पढ़ती रहती थी। तो एक वो माहौल था। दूसरे, माँ के स्कूल में बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, तो वहां से मैंने सारी किताबें पढ़ी थी। और माँ मेरी राइटर नहीं बन सकी, लेकिन उनके पास बहुत अच्छी भाषा थी, बहुत अच्छी, उनकी लिखावट भी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़हीन थी हर चीज में। तो वहां से मुझे लिखने का जरा सा शौक चढ़ा, और फिर मैंने, जैसा कि होता है वियोगी होगा पहला कवि, तो हमने कुछ कविताएं लिखनी शुरू की। लेकिन उसके बाद समझ में आ गया कि कविताओं में मेरी उस समय कविताओं में जान नहीं होती है, तो फिर मैंने कहानियां लिखनी शुरू की। कहानियों में भी उस तरह से जान नहीं होती थी, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे अपने आप को मैंने संभाला, सहेजा। मैथिली में मैंने लिखना शुरू किया, तो मैथिली के लेखक उस समय थे जीवकांत जी, सोमदेव जी। तो इन लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और बहुत सिखाया। अग्निपुष्प जी, कुणाल जी, ये उन लोगों ने मुझे बहुत, एक तरीके से कह लें कि मैथिली में मुझे परिष्कृत किया और संस्कारित किया कि कैसे लिखा जाए, और फिर मैथिली और हिंदी में मैं लिखने लगी। जी, कोई याद है, कोई कविता याद है मैथिली वाली? मैथिली में मैं दोनों ही तरह के कविताएं भी लिखती हूँ, फ्री वर्स की, और गीत भी मैं लिखती हूँ। तो एक गीत है, उसका एक छोटा सा स्टैंजा आपको सुनाती हूँ। जी, गाली गीत भी गाती हैं हमें? हाँ, पर ये गाली गीत नहीं है, ये एक सामान्य गीत है। जी 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 जी, जी। हो साहेब जी मोन बेल नहीं निर्मल, ओ जी, ओ जी। हो साहेब जी मोन भेल नहीं निर्मल, ओ जी। मल मल के एक बट्टी साबुन सा हम रोज नहायल, देह साफ भेल मोन तो ओहिना रह गेल दल दल जी। ओ साहेब जी मोन भेल नहीं निर्मल, ओ जी। इसे मैं कह सकती हूँ कि ये कबीर के निर्गुण से प्रभावित है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको लिखा था।
जी, निर्गुण से प्रभावित होके। जी, तो ये मैथिली कविता, मैथिली गीत लिखती रही और कहानियां, कविताएं लिखती रही। फिर आप थिएटर की ओर मुड़ गई, तो थिएटर से जुड़ने का चस्का कैसे लगा और कौन सा ग्रुप था जहां पहली बार आप गई? कौन से लोग थे जिनके साथ जुड़ी आप नाटक के जरिए? मुझे ममता जी वो परफॉर्मिंग आर्ट के प्रति बड़ा रुझान था और हमारे शहर में नाटक का कोई माहौल नहीं था। सिर्फ दुर्गा पूजा के समय में 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन मोहल्ले के लड़के नाटक खेलते थे जहां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती थी। रात भर वो नाटक खेला जाता था, लेकिन उन नाटकों में ये होता था कि लड़कियों वाले कैरेक्टर भी लड़के ही निभाते थे। लड़कियों का या महिलाओं का नाटक जाकर के देखना भी अलाउड नहीं था, तो हम लोग किसी की छत पे जाकर के वो नाटक देखते थे। तो ये कह सकते हैं कि नाटक का कीड़ा वहीं से लगा। लेकिन उसके पहले वो मुझे याद है कि महात्मा गांधी जन्मशती मनाई जा रही थी और मैं उसमें बहुत छोटी थी और माँ मेरी वहां हेडमिस्ट्रेस थी, तो उनके जिम्मे सारा काम था और माँ मुझे कोई भी किसी भी तरह का कोई काम, कोई सांस्कृतिक आयोजन में सहभागिता नहीं देती थी। तो एक बार मैंने जिद कर ली कि मुझे भी कुछ चाहिए, तो उन्होंने एक नाटक हो रहा था, उसमें मुझे उन्होंने एक लाइन का एक रोल दे दिया, एक सिपाही का, कि जो जाकर के कहता है कि सिपाहियों से कह दो कि वो चले जाएं। और मैं जब स्टेज पर गई तो मैं पूरी नर्वस हो गई, पूरी तरह से भूल गई और सामने पूरी भीड़ थी जो देख रही थी, क्योंकि वो मेरी माँ को सब लोग वहां बड़ी दीदी कहते थे हेडमिस्ट्रेस होने के नाते। तो सब कह रहे थे कि जा 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 बड़ी दीदी के बेटी डायलॉग भूल गए और वो सुन के मैं और नर्वस हो गई। फिर पीछे से मेरी माँ ने प्रॉम्प्ट किया कि सिपाहियों से कहो कि चले जाएं, तो मैं किसी तरीके से वो बोल पाई, सिपाहियों से कहो वो चले जाएं। वो बोल के मैं आई और नीचे आई और धड़ाक से माँ का भी एक तमाचा पड़ा कि इसीलिए कहा था कि कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं है, और जबरदस्ती करके नाम हंसा दिया। और ये लेकिन नाटक के प्रति मेरी रुचि थी और कह सकती हूँ कि वो उस दिन का एक लाइन का भूलना और माँ का वो एक थप्पड़ मुझे मेरे सोलो के लिए एक रास्ता खोल गया कि आज मैं 70 मिनट 80 मिनट के सोलो एकल नाटक में करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दरभंगा में काम कर रही थी, वहां थिएटर ग्रुप आए, लेकिन फिर वही हुआ कि नहीं, भले घर की लड़कियां नाटक नहीं करती हैं, स्टेज पर नहीं जाती हैं, तो फिर से मैं नाटक नहीं कर पाई। हाँ, कलकत्ता जब आई तो कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी में मैंने शिवमूर्ति जी का नाटक है वो कसाईवाड़ा, तो उसमें मैंने सनीचरी का रोल किया था। फिर दिल्ली आई, दिल्ली में RS विकल जी के ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया और वहां उनका थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, तो उनके उस थिएटर फेस्टिवल में अमूमन सभी नाटकों में मैंने काम किया। तो लारीबाई, पोस्टर, ऊपर से नीचे, बूढ़े पुत्रों की जवान माँ, और बहुत सारे नाटक थे तो उसमें। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आई और अपनी गृहस्थी में उलझ गई, नौकरी में उलझ गई। फिर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं एक्टिव थिएटर के लिए समय दे पाती, तो मैंने 20 साल तक मैंने नाटक नहीं किया और 1987 में दिल्ली में किया था। उसके बाद बॉम्बे में आकर के 2007 में जाकर के फिर मैंने नाटक एक्टिव थिएटर की शुरुआत की। लेकिन इस बीच मैं नाटक लिखती रही, नाटक से मेरा जुड़ाव बना रहा, स्टेज पर नहीं, स्टेज के पीछे से। और मेरे नाटक फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, जैसे विवेचना जबलपुर ग्रुप अरुण पांडे दादा का, वो उन्होंने पीर पर आई किया। फिर कई अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग नाटक किए और आज तो मेरे 3-4 नाटक हैं जो लगभग पूरे देश और विदेश में हर जगह वो मंचित होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स उसको करते हैं। जी, तो उन नाटकों का जिक्र करना चाहेंगे, कौन से वो नाटक हैं जो आज मंच पर हो रहे हैं? हाँ, जो अरुण दादा की टीम विवेचना रंगमंडल जबलपुर जो करती है वो पीर पर आई है, जो यूपी बिहार में गाए जाने वाले एक सोहर पर आधारित है। हिरणी और कौशल्या की कहानी है उसमें। और उसके अलावा मेरे 3 नाटक हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है आओ तनिक प्रेम करें, इसे मैंने भी किया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इसके लिए बेस्ट फीमेल एक्टर और इस नाटक को बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला था। क्या बात है। और दूसरा नाटक है दूसरा आदमी दूसरी औरत, इसे भी महाराष्ट्र राज्य का विष्णु दास भावे पुरस्कार मिला है इसके लेखन के लिए। तीसरा नाटक जो अभी चल रहा है वो नया नाटक है, इसी साल आया है, मटन मसाला चिकन चिली, इसके भी अलग अलग शोज हो रहे हैं। तो ये तीनों नाटक बहुत ही पॉपुलर हैं। बहुत पॉपुलर होने का कारण शायद मैं ये समझती हूँ कि ये सभी नाटक सिर्फ 2 पात्रों के हैं और नाटकों के साथ जो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है लोगों के पास बजट की, और बजट उनके पास होता नहीं है, तो वो कम पात्रों का नाटक वो चाहते हैं। और संयोग की बात है कि मेरे ये सभी नाटक कम पात्रों के हैं, 2 पात्रों के हैं और लिखे बहुत, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन लिखे बहुत अच्छे गए हैं, इसलिए सभी थिएटर ग्रुप इसे उठा रहे हैं और इसे कर रहे हैं।
यहाँ बॉम्बे में भी राजेंद्र गुप्ता, सीमा विश्वास ने दूसरा आदमी दूसरी औरत किया था, जिसे भारंगम में खेला गया था। तो ये जो 2 पात्रीय नाटक होते हैं या सोलो नाटक होते हैं, इसमें किस तरह की चुनौती होती है? मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत होती होगी, क्योंकि सारे पात्र को आपको एक साथ जीना पड़ता है और एक किरदार बदलते हैं तो आपको इमोशंस भी बदलने पड़ते हैं और सारे डायलॉग्स याद करना, तो ये किस तरह से संभव हो पाता है? देखिए, 2 पात्रों के नाटक हैं तो हम कह सकते हैं कि फिर भी पूरी कहानी आपको उन 2 पात्रों के माध्यम से ही कहनी है। और जाहिर है कि जब हम एक कहानी कहते हैं तो उसमें बहुत सारे पात्र आते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब इन दोनों पात्रों को, उन घटनाओं को इनेक्ट करना होता है, उन घटनाओं को याद करना होता है, उसके पात्रों के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है। और सोलो नाटक तो चूंकि एकल नाटक है, उसमें भी कहानी पूरी है। एक ग्रुप नाटक के जितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो एक कहानी में जितने भी चरित्र आ सकते हैं, वो सभी सोलो नाटक में आते हैं। और सोलो एक्टर की वो ड्यूटी होती है कि वो ये बताने की कोशिश करे कि अगर वह कैरेक्टर एक को पोर्टे कर रहा है तो दर्शकों को वो दिखे कि वो रामदीन है, और उसी समय अगर उसको लगता है कि वहां पर सेठ नानक चंद है तो उसको दिखे कि हाँ सेठ नानक चंद भी है। और वहीं पर अगर कोई एक अंधी भिखारिन है जो बोल रही है तो उसको लगे कि हाँ अंधी भिखारिन है। वहां एक्टर नहीं रहता, वहां केवल और केवल कैरेक्टर रहता है। तो सोलो थिएटर बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा लर्निंग प्रोसेस वाला है और वो कलाकार को बहुत मांझता है। मेरा कहना है और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप एक सोलो थिएटर कर लेते हैं तो आप एक्टिंग की रग-रग से वाकिफ हो जाते हैं और हर तरह के रोल को, हर तरह के कैरेक्टर को आप निभा सकते हैं किसी भी और दूसरे नाटक में या फिल्म में या किसी और भी उसमें माध्यम में। जी, अभी आपने जिक्र किया था कि कुछ नाटक किए जो बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित, वहां के सोहर, वहां के लोकगीतों पर आधारित था, तो वो कुछ अंश याद है क्या आपको, सोहर और लोकगीत वाले? अगर याद हो तो सुनाइए। जी, मैंने 2 नाटक किए। एक तो मैंने सोलो नाटक किया नौरंगी नटनी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं हिंदी के, संजीव जी। उनकी कहानी, उनका उपन्यास है सर्कस, और उसमें एक उपकथा कह सकते हैं कि उसको लेकर के मैंने एक पूरा का पूरा नाटक लिखा था और उसे परफॉर्म किया था नौरंगी नटनी के नाम से। ये संजीव जी की ही फरमाइश थी कि मैं चाहता हूं कि इस पर आप एक नाटक करें और नौटंकी शैली में नाटक करें। उस नौटंकी शैली में मैंने उसमें और एक जोड़ दिया कि ग्रुप नाटक से निकालकर मैंने उसको सोलो नाटक कर दिया, तो वो हमने किया था। और दूसरा जो अभी मैंने आपसे ये कहा कि पीर पराई नाटक है, उस पीर पराई जो मिथिला, जो यूपी बिहार में गाने वाले सोहर पर आधारित है। मैं उस सोहर की 2 लाइन आपको मैं सुना देती हूँ। छापक पेड़ छेहुलिया तपत बन धन बन हो रामा ताहि तर ठाड़ हिरनिया के मन अति हनुमान हो रामा तहि तर ठाड़ हिरनिया के मन अति हनुमान हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब ये जब आप गा रही थी तो मुझे फिल्म गोदान का सोहर याद आ रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोहर के साथ ये है कि सोहर एक खास ट्यून में, एक धुन में गाई जाती है, इसलिए कहीं भी आप सुने तो वो एक ही धुन में होती है। और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया है, मैं जरूर चाहूंगी। नाटक की बड़ी दिलचस्प बातें बता रही थी और हमें लगता है कि जो लोग नाटक के फील्ड में आना चाहेंगे आपकी इन बातों से बड़े इंस्पायर होंगे, उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। अब नाटक से हम चलते हैं आपकी फिल्मों की दुनिया में। फिल्मों में कैसे आपने एंट्री की? क्या कहीं आपको ऑफर आया या फिर बचपन का कोई सपना था जो पूरा हुआ? जी, ये बचपन का ही सपना था, क्योंकि बचपन में भी हम वही कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए मनोरंजन के 2 ही साधन थे, एक तो घर में रेडियो और दूसरा शहर में लगने वाला सिनेमा। हमारे शहर में सिनेमा आता भी था तो जो फिल्म आज यहाँ रिलीज हो रही है वो 2-3 साल बाद वहाँ आती थी, लेकिन हम लोग के लिए वही नई फिल्म होते थे। और हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था ही, हम लोग तो चोरी छुपे भी जाते थे
मोहल्ले की जो भी नानी, चाची, दादी, भाभी जो भी मिलती थी उनके पीछे लटक लेते थे, एक एक पैसे इधर से उधर से करके जोड़ जोड़ करके जाते थे, माँ की डांट खाते थे, सुनते थे, लेकिन सिनेमा देखते थे। तो सिनेमा के पर्दे पर जब वो हीरो हीरोइन आते थे तो सुनकर के आपको थोड़ा विचित्र लगेगा, हंसी भी आएगी, लेकिन होता ये था कि अगर राजेश खन्ना और मुमताज गाना गा रहे हैं तो वहां से मुमताज गायब हो जाती थी और वहां विभा रानी चस्पा हो जाती थी गाते हुए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। तो ये हमेशा लगता था मुझे, बहुत ही ये कहें कि बड़ा सम्मोहित करता था कि एक पर्दे पे कैसे 3 घंटे में पूरी की पूरी कहानी कह दी जा रही है और इतने सारे सीन्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी एक कहानी है, एक्टर हैं, हीरो है, हीरोइन है, कैरेक्टर एक्टर्स हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं भी इसका एक हिस्सा बनती। लेकिन फिर से वही, अगर बचपन में अगर मैं कहती भी थी, और हाँ एक चीज और मैं बताऊं कि जब मैं फिल्म देख करके आती थी तो मैं और मुझसे जो बड़ी बहन है रीता थी, तो हम दोनों अक्सर जाते थे, तो लौट करके आते थे, तो मैं वहां से जितने भी, चाहे वो हेलन हो या पद्मा खन्ना हो, मधुमती हो, उनके कैबरे डांस मैं वहां से देख के आती थी और घर में उसके सामने कैबरे करती थी और वही मेरी पहली और आखिरी दर्शक होती थी और वही मेरा पहला और आखिरी परफॉर्मेंस भी होता था। तो ये होता था कि मैं वहां से मैं कुछ करूं। हाँ। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। दिल्ली में विकल जी ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी दूरदर्शन के किसी उसके लिए, तो वहां पर हमने एक छोटा सा काम किया था। जब बॉम्बे आई, बॉम्बे में भी मैंने आपको बताया कि 20 साल तो मैंने थिएटर ही नहीं किया अपने पारिवारिक और नौकरी के जिम्मेदारियों की वजह से। बाद में मैंने फिर इसको परसू करना शुरू किया, सीरियसली परसू करना शुरू किया कि मुझे फिल्मों में काम करना है। और फिर जैसे इसकी सिचुएशन होती है कि इसका तरीका होता है कि ऑडिशन देना, तो ऑडिशन देना शुरू किया और फिर मुकेश छाबड़ा के एक ऑडिशन को मैंने क्लियर किया, ये कह लीजिए कि उसमें मैं सफल हुई। और नवदीप सिंह की फिल्म थी कलर येलो प्रोडक्शन की, आनंद एल राय की लाल कप्तान, जिसमें सैफ अली खान थे। तो उस फिल्म में मेरा एक रोल था लाल परी का। तो सीन तो एक ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर बहुत पावरफुल है और पूरी कहानी इस कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन सीन एक ही है, क्या आप करना पसंद करेगी? हाँ, करेंगी। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं करना पसंद करूंगी, क्योंकि मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि काम छोटा हो या बड़ा हो, काम अच्छा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए और मेरा काम लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये ऐसा हुआ। तो वहां से फिर हमारी फिल्म की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद मैंने महारानी वेब सीरीज आ रही थी, तो उसमें भी सुभाष कपूर जी ने मुझे महारानी पार्ट 1 में काम दिया था, तो वो भी लोगों को काफी पसंद आया। उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है कि जहाँ मैं फिल्में, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स ये सब कर रही हूँ। जी, ये टिकुली क्या है? टिकुली एक भोजपुरी सीरियल है जो जी गंगा भोजपुरी चैनल हुआ करता था, तो वहां पर ये आता था और उसमें मैंने दादी का रोल मैंने किया था। जी, तो ये भोजपुरी था। तो चूंकि भोजपुरी मैं कह लूं कि ये भी मेरी एक और मातृभाषा है, क्योंकि ये मेरी सास की भाषा है, सास भी मेरी माँ के समान ही है। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको भोजपुरी आती है? मैंने कहा हाँ भोजपुरी मुझे आती है, क्योंकि मेरी ससुराल में भोजपुरी बोली जाती है और मैं अपने घर के जितने भी वरिष्ठ लोग थे उनके साथ भोजपुरी में ही बात करती थी। तो इसलिए फिर मैंने वहां भी ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन क्लियर किया, उसके बाद उस सीरियल को मैंने किया। जी, टिकुली। तो भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी का कोई लोकगीत याद आता है, सुनाएंगे? हमार बलमू हमार बलमू रात काहे न आइला, हमार बलमू रात काहे न आइला। सोने के थारी में जेवना परोसल, सोने के थारी में जेवना परोसल, हमार बलमू हाँ हमार बलमू रात काहे न जेवला, हमार बलमू रात काहे न जेवला। अब बलम का जवाब है कि धोतिया धूमिल रहे, कुर्ता मलिन रहे, धोतिया धूमिल रहे, कुर्ता मलिन रहे। तो हर किरिए हम लाजे नाइनी, तो हर किरिए हम लाजे नाइनी, हमार बलमू रात काहे नाइला।
क्या बात है, बड़ा ही सुंदर गीत, भोजपुरी गीत आपने सुनाया और हम तो एकदम उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि में पहुंच गए सुनते हुए, और हमारे श्रोता भी शायद पहुंच गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले जरा किए तो नाटक करती हैं, नाटक आप सोलो नाटक और दो पात्रीय नाटक किए, तो कितना अलग है ये दुनिया कितनी अलग है, और शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास कोई यादगार घटना आप बताना चाहती हैं? मेरी जिंदगी में जो आम लोग हैं वो बहुत मैटर करते हैं, उनकी बातें बहुत मैटर करती हैं। और मैं लाल कप्तान फिल्म के ही बारे में आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं वहां गई इस को शूट करने के लिए, राजस्थान के किसी बहुत इंटीरियर में इसका शूट होना था, और वहां मैं गई और उस दिन केवल मेरा ही सीन शूट होना था, हमारे साथ और दो बहुत प्राइम एक्टर्स थे, और मैं पहली बार कोई फिल्म शूट कर रही थी कमर्शियल फिल्म के लेवल पे, इसके पहले किए थे शूट। तो वहां पर उन्होंने, नवदीप सिंह जी ने मुझे कहा कि विभा जी, यू आर फ्री टू डू योर ओन, कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है, जैसे करना है आप कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये एक जो डायरेक्टर का विश्वास होता है एक्टर के ऊपर, तो ये आपको एक्टर को बहुत बल देता है, और बल भी देता है, और उसके साथ साथ उसको वो एक डर भी देता है कि वो उस मानक पर खरा उतरे, उस मानदंड पर खरा उतरे और जो डायरेक्टर ने देखा है। तो खैर वो शूटिंग होती रही, और उस दिन शूटिंग बहुत देर तक चलती रही। शूटिंग का ये होता है कि एक लॉन्ग शॉट है, एक मिड शॉट है, एक क्लोज है, फिर हमारा है, हमारे साथ के जो एक्टर्स हैं उनका है, फिर और जितने भी एक्टर्स हैं, फिर पूरे माहौल का है, तो बहुत सारे शॉट्स होते रहते हैं। तो वो सब होते होते रात के तकरीबन 10 बज गए थे, और पूरा प्रोडक्शन वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था। जाहिर है कि सुबह 8 बजे से लोग कर रहे थे, जी जी। लेकिन जब वो हो गया, जब उन्होंने, नवदीप सिंह जी ने पैकअप कहा, तो उसके बाद मैं जहां पे थी वो एकदम बिल्कुल पानी से, अगर आप सब लोगों ने वो फिल्म देखी हो तो एक बार, ना भी देखी हो तो जरूर देखिएगा, Amazon प्राइम पर है वो फिल्म लाल कप्तान, उसमें मेरा सीन। तो एक टापू छोटा सा टीले नुमा था जो बिल्कुल पानी से घिरा हुआ था, तो मैं बैठ जाती थी तो बैठ ही जाती थी, मैं उठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उतना पार करना, और अकेले पार नहीं कर पाती थी। तो सिर्फ मैं उतनी देर में सुबह 11 बजे बैठी और रात 11 बजे उठी, तो एक बार लंच करने के लिए और एक बार वॉशरूम जाने के लिए सारे समय मैं बैठी हुई थी वहां पर। और कॉस्ट्यूम इतना हेवी था कि उस कॉस्ट्यूम को उठा करके उठना भी अपने आप में एक टास्क होता था। लेकिन खैर वो सब करने के बाद जब मैं उठी और पैकअप हुआ, तो मैंने ये देखा कि वहां के जितने स्पॉट बॉयज और ये सब, वो सब आपस में बात कर रहे थे कि आज शूटिंग करने में बड़ा मजा आया। क्या बात है। तो ये मैंने सुना, उसके बाद मैंने नवदीप सिंह जी का चेहरा देखा, तो वो भी बड़े प्रसन्न थे। जो सिनेमेटोग्राफर थे वो भी बहुत, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने अपना थम्स अप करके मुझे कहा कि हाँ बहुत अच्छा रहा। तो ये जब होता है तो लगता है कि हाँ ये सारी चीजें आपको संतोष देती है। और यही सिचुएशन महारानी के समय में भी आई थी कि सुभाष जी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब वो शॉट खत्म हुआ, मेरा शूट खत्म हुआ, तो बाकी जितने जो मेरे हेयर ये थे, आर्टिस्ट थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, और बाकी और जितने भी प्रोडक्शन के लोग थे, तो वो सब आकर के कहने लगे कि मैम आपने क्या परफॉर्म किया है। हम लोग तो सब बिल्कुल कैमरे से हुक हो गए थे, स्क्रीन से हुक हो गए थे, इतना शानदार आपका परफॉर्मेंस रहा। मुझे लगा कि वो तो सब शायद सामने मुंह देख करके तो लोग बोलते होंगे, लेकिन जब देखा हमने तो अपना काम ठीक ठाक ही लगा। तो ये इन सब चीजों से अपना एक बल आता है, हिम्मत बढ़ती है, और लगता है कि हाँ काम मैं कुछ ठीक ठाक कर रही हूँ, आगे और भी कुछ ठीक ठाक ही शायद करूं। जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये आपकी जीवन की मतलब एक नौकरी के रिटायरमेंट के बाद की पारी है जी, और जिसमें लोग थकान महसूस करते हैं और ये फील करते हैं कि अब आराम का समय है। लेकिन विभा जी अभी रिटायर नहीं हुई हैं, वो लगातार सक्रिय हैं, लगातार काम कर रही हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कौन सा गाना सुनवाएं विभा जी, बताइए। मुझे हर तरह के गीत अच्छे लगते हैं, और खास करके थोड़े जो शरारती वाले गाने होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, और खास कर जिसमें मधुबाला के गीत मुझे उस हिसाब से बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मधुबाला और किशोर कुमार पर फिल्माया चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी का जो लेकिन पहले दे दे मुझको 5 रुपया 12 आना।
आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाई जानी मानी रचनाकार और अभिनेत्री विभा रानी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।